and welcome to viewers of Sriman Narayan Physics. My dear respective viewers, today in this video program I am going to discuss to you people about the grouping of cells. प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो कार्यक्रम में हम सेल को किस तरह से आपस में जोड़ा जाता है इसके बारे में तुम्हें हम सिखाएंगे. सो लेट अस नाउ स्टार्ट. जैसा कि पीछे वाले वीडियो कार्यक्रम में हमने सेल के बारे में काफ़ी डिस्कस किया था. सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है और किन किन बातों पर डिपेंड करती है. नाउ इन दिस वीडियो प्रोग्राम यू विल लर्न अबाउट द grouping of cells. So two or more cells are grouped together in the following three possible ways. दो या दो से अधिक सेल्स अगर तुम्हें दे दिए जाए और यदि उन्हें जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हमारे पास तीन पॉसिबल तरीके होते हैं. पहला जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. दूसरा जो तरीका होता है उसको हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं और तीसरा जो तरीका होता है उसको हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल के नाम से जानते हैं. तो फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. आज हम अभी सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में तुम्हें सबसे पहली बार सिखाएंगे. सो व्हाट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इस प्रकार के ग्रुपिंग में दो या दो से अधिक सेल्स को हम इस तरह से जोड़ते हैं कि पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है. और इस तरह से यदि हमारे पास कितने भी क्यों न सेल हों और इस खास अंदाज में यदि हम सेल को आपस में ग्रुप करें तो इसको हम लोग सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के नाम से जानते हैं. दैट इज आई मीन टू से दैट इफ वी हैव गॉट टू और मोर सेल्स एंड these cells are joined together in such a manner that the negative terminal of first cell is attached with positive terminal of second cell. Similarly, second terminal of second cell is attached with positive terminal of third cell and so on. Then such a mode of grouping is called series grouping of cells. Now, in this grouping of cells, I want to discuss to you how will you calculate the value of current, and you will see the various types of cells are joined in what manner. So see here, it will be clear from the figure. Now just watch this figure. In this figure we have got an assembly of n number of cells. इस दी हुई फिगर में हमने n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स लिया है. यानी सेल की संख्या तुम देख सकते हो 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते हुए टोटल नंबर ऑफ सेल्स की संख्या n के बराबर है. अब यह जो n नंबर ऑफ सेल्स हैं सब के सब आइडेंटिकल हैं. तुम देख सकते हो हर सेल का ईएमएफ E है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस RR है. अब हमने क्लियरली जोड़ा है, देख सकते हो पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, तीसरे का नेगेटिव चौथे के पॉजिटिव से और इस तरह से सारे सेल के लिए
अटैचमेंट किया गया है और इस ग्रुप के साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तुम देख सकते हो कैपिटल आर, इसको हमने अटैच किया है, इसको जोड़ा है। अब ध्यान दिया जाए कि चूंकि हर सेल की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और ये सब एक दूसरे से सीरीज में जोड़े हुए हैं, तो जितने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, यदि उसका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो अब आर इक्विवेलेंट यानी इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर अप टू एन टाइम्स, यानी यह जो वैल्यू होगा स्मॉल एन इंटू आर। एक बात मैं यहाँ पर और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने सेल्स के ईएमएफ हैं सीरीज ग्रुपिंग में सब ऐड कर जाते हैं। एक सेल का ईएमएफ ई है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स की संख्या एन है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सेल जो होगा वह कितना होगा भाई, टोटल ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी जो कॉम्बिनेशन है इसका टोटल ईएमएफ अगर निकाला जाए तो ये कितने होगा भाई, एन टाइम्स एक सेल का ईएमएफ, एन इंटू ई, सबको जोड़ दिया। अब इस कॉम्बिनेशन के लिए हम सर्किट इक्वेशन को लिखने जा रहे हैं। मान लिया जाए कि इस कॉम्बिनेशन से आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और यदि आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो हम लोग ओम के नियम से क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन, और ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन कितना है, N इंटू ई डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होता है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस NR हुआ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R हुआ, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होंगे, जुट जाएंगे, यानी हम लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल n इंटू आर। ये जो है वास्तव में ये जो भी रिलेशन हमने लिखा है इसको हम लोग सर्किट इक्वेशन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। जैसे मान लिया जाए एक सिंगल सेल है और इस सेल तुम देख सकते हो ये प्लस माइनस है, और इस सिंगल सेल के साथ अगर हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को जोड़ दें और इसका ईएमएफ ई हो और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R ओम हो, तो इस सेल से जो बहने वाली करंट होती है वह करंट I बराबर E बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर होती है। और यह जो रिलेशन हुआ, इस रिलेशन को हम लोग सर्किट इक्वेशन ऑफ सेल के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल ही उसी तरह से ये पूरी ग्रुपिंग के लिए हमने लिखा I इक्वल्स टू एन ई बाई आर प्लस एन आर। अब कल्पना करो कि यह जो एन आर है इसकी वैल्यू इस कैपिटल आर की तुलना में बहुत ही कम है। इसका मतलब कि हम ये मान लें कि R इज मच मच ग्रेटर देन एन आर, ऐसी स्थिति। और यदि यह स्थिति हो तो इस R के रेस्पेक्ट में इस एन आर जो टर्म है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यदि हम नेग्लेक्ट करें तो ऐसी स्थिति में हमारे पास जो रिलेशन आएगा I इक्वल्स टू एन इंटू ई डिवाइडेड बाई कैपिटल R। अब देखो भाई, यह जो व्यवस्था है यह हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जो करंट मिल रही है एक सिंगल सेल से जो करंट मिलेगा E बाई आर और उसका n टाइम्स, यानी इस तरह से अगर हम ग्रुप करें इस परिस्थिति के अधीन, तो यह जो कॉम्बिनेशन है हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम अधिक से अधिक करंट इस कॉम्बिनेशन से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत जरा सोचो, स्थिति ऐसी हो कि यह जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सब जुट करके ऐसा कर दें कि एनआर जो है
वह जो है इसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो जाए कैपिटल आर से। यदि यह स्थिति हो तो ऐसी स्थिति में आई का जो फार्मूला मिलेगा वह क्या मिलेगा भाई, क्योंकि एनआर की वैल्यू आर से कहीं बहुत ज्यादा है, इसलिए उस परिस्थिति में इस कैपिटल आर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। और यदि जब हम नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा आई एंड दिस आई it will be equal to n times capital E divided by n into small r। इस तरह से n कट जाएगा और मिलेगा कितना, कैपिटल E बाई आर। कैपिटल E बाई आर का मतलब हुआ कि एक सिंगल सेल से जो हम करंट प्राप्त करते हैं वह E बाई आर। अब ध्यान दो, हमें इतने सेल्स को ग्रुप करने की क्या आवश्यकता है जब कॉम्बिनेशन से भी हमको उतना ही करंट मिले जितना एक सिंगल सेल से। तो यह जो सिचुएशन है इट इज नॉट फेवरेबल टू अस। यह परिस्थिति हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो फायदेमंद कौन सा स्थिति है, वह स्थिति है जिसमें ये कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इस एनआर से कहीं बहुत ही ज्यादा हो। Now I want to discuss to you people about the parallel grouping of resistance, parallel grouping of cells. Now I want to discuss to you people about the parallel grouping of cells. You can see this figure. We have got an assembly of n number of cells. All the cells have got the EMF E and their internal resistance is R. Now all the cells are identical and they have connected in parallel mode. जितने सेल्स हैं सबको हम लोग पैरेलल मोड में जोड़े हुए हैं। कैसे जोड़ा इसको देखो, जितने भी सेल्स हैं तमाम सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल को किसी एक कॉमन पॉइंट पर ज्वाइन किया है और जितने सेल्स हैं तमाम सेल्स के नेगेटिव जो टर्मिनल्स हैं उनको किसी दूसरे कॉमन पॉइंट पर अटैच किया गया है। इस तरह से अगर सेल्स को आपस में जोड़ा जाए तो इसको हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं। अब इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को हमने जोड़ दिया है, तुम देख सकते हो। अब हम इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं। ध्यान रखा जाए कि जितने भी सेल्स हैं सबका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ओम है, स्मॉल आर। तो पहले इनका हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। मान लो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह आर इक्यू से डिनोट करें, तो आर इक्यू 1/r³ बराबर होगा 1/r + 1/r अप टू n टाइम्स, क्योंकि सेल्स की संख्या n है। और इस तरह से सीधा सीधी हम लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई r। और इस तरह से इसको हम ऊपर ले जाएं तो मिल जाएगा r इक्विवेलेंट बराबर स्मॉल r डिवाइडेड बाई n। अब इस बात को ध्यान में रखा जाए कि यह जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस का और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन या टोटल रेजिस्टेंस कहें तो यह क्या होगा, इसको हमको जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है उसमें हमको R/n से जोड़ देना पड़ेगा। और यदि इसको जोड़ें हम तो ये मिलेगा n टाइम्स कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई स्मॉल n। अब इस ग्रुपिंग के लिए हम लोग सर्किट इक्वेशन ऑफ सेल लिखें। तो सर्किट इक्वेशन मान लीजिए बहने वाली करंट I है तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, पैरेलल मोड ऑफ ग्रुपिंग है, तो n नंबर ऑफ सेल्स का जो EMF होगा वह
कैपिटल ई के ही बराबर होगा, यानी कैपिटल ई और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस ये मिला है एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एन। और इस तरह से यह जो रिलेशन एन ऊपर जाएगा और जो करंट होगा वह एन इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एन इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब हम दो पॉसिबल सिचुएशंस को डिस्कस करना चाहते हैं। मान लो एन आर की वैल्यू इस स्मॉल आर से कहीं बहुत ज़्यादा है, तो उस स्थिति में इस आर को नेग्लेक्ट किया जाएगा, और इस स्मॉल आर को यदि नेग्लेक्ट करे तो ऐसी स्थिति में जो करंट होगा आई बराबर होगा एन इंटू कैपिटल ई डिवाइडेड बाई एन आर, और इस तरह से एन एन कैंसिल होगा और ये मिलेगा ई बटा आर। हम क्या पा रहे हैं, इस परिस्थिति में ग्रुप से उतना ही करंट मिल रहा है जितना एक सिंगल सेल से, इसलिए यह हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। दूसरी परिस्थिति ये देखा जाए, यदि एन आर का मान इस स्मॉल आर से बहुत ही कम हो, यानी ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू इसकी तुलना में बहुत ही कम हो, तो ऐसी स्थिति में इस टर्म एन आर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है और तब आई बराबर एन इंटू ई बाई स्मॉल आर होगा, और यह जो सिचुएशन है हमारे लिए फेवरेबल होगा, क्योंकि एन टाइम्स हमको ज़्यादा करंट मिलेगा जितना कि एक सिंगल सेल से प्राप्त होगा। इस तरह से आज के इस वीडियो कार्यक्रम को हम समाप्त करने जा रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्रोग्राम आई एम टेलिंग you must share this video and subscribe this video so that maximum students can take benefit. Okay, thanks.